चलें मेरे साथ, इर्तिज़ा ने रुबाब से कहा था जो रोने में मशगूल थी। रुबाब ने सर उठा कर इर्तिज़ा को देखा था। कहाँ? मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी। रुबाब बागी हुई थी। मैं तो भूल गया था, इज़्ज़त और शराफत की ज़ुबान आपको समझ कब आती है? इर्तिज़ा ने कहते साथ ही सख्ती से उसका बाजू दबोचा था और लेकर तेज़ी से बाहर निकला था। रुबाब बुलबुला उठी थी। उसने मुज़ाहमत की मगर मुकाबिल की गिरफ्त सख्त थी। इर्तिज़ा ने गाड़ी में पटक कर ही उसका बाजू छोड़ा था। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे इतने सख्त दिल क्यों हैं आप? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? रुबाब ने रोते हुए इर्तिज़ा को कहा था जो गाड़ी स्टार्ट करके मेन रोड पे डाल चुका था। रुबाब चुपचाप बैठी रहो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। किडनैप करके नहीं ले जा रहा हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी रफ़ाकत की कोई चाह है, तो चुपचाप बैठी रहो, इर्तिज़ा ने सर्द लहजे में कहा था। तो उसके लहजे की सख्ती देखकर रुबाब लब भींच गई थी। 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद एक खूबसूरत घर के सामने गाड़ी रुकी थी। इर्तिज़ा अपनी साइड वाला दरवाज़ा खोल के निकला था और रुबाब की तरफ आया था। अब बाहर आ जाएं, यही काम भी मैं ही अंजाम दूँ, इर्तिज़ा सुलग कर बोला था। रुबाब की आंखें और नाक रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी, आंखें सूज गई थी। इर्तिज़ा का तंज सुनकर वो दिल बर्दाश्त हुई और एक शिकवा करना नज़र उस पर डालती बाहर निकल आई थी। चलें, इर्तिज़ा ने आप उसको अपने पीछे आने का कहा था। वो एक खूबसूरत राहदारी से गुजर कर इर्तिज़ा की हमराही में आगे बढ़ रही थी। एक प्यारा सा मगर छोटा सा गार्डन था जहाँ खूबसूरत फूल लगे थे। फिर लकड़ी के खूबसूरत मेन डोर को अबूर करके वो एक शानदार लाउंज में दाखिल हुए थे। नफासत से हर चीज़ सजी पड़ी थी। खूबसूरत पर्दे लगे थे। पर्दों के हमरंग सोफ़े, टेबल पर पड़े खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस, दीवारों पर टंगी खूबसूरत और उम्दा पेंटिंग्स मकीनों की आला ज़ौक़ का सबूत दे रही थी। बैठे आप, इर्तिज़ा उसको सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए बोला था। मगर रुबाब मुमनाई थी तो इर्तिज़ा उसको सख्त नज़रों से घूरता आगे बढ़ गया था। रुबाब के ज़हन में सवाल सर उठा रहे थे कि कहाँ आई है वो, किसका घर है ये, इर्तिज़ा उसको यहाँ लाया, क्यों लाया है? वो मजबूरन बैठी और इर्द गिर्द देखने लग गई थी। सर भारी हो रहा था मुसलसल रोने की वजह से। सामने ही 2 कमरे थे, एक तरफ किचन बना हुआ था और बाईं जानिब एक कमरा था जो शायद ड्राइंग रूम था। सामने से सीढ़ी ऊपर वाले मंजिल को जा रही थी जहाँ कमरे बने हुए थे। घर छोटा था मगर अच्छे सलीके से सजाया गया था। वो इर्द गिर्द का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी जब 5 मिनट बाद एक डिसेंट सी लड़की उसको अपनी जानी बाती दिखाई दी थी। उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट थी। गंदमी रंग था, नैन नकुश तीखे थे। वाइट कलर के दुपट्टे से सर को ढांका हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो रुबाब? उसने आकर मोहब्बत से पूछा था। वालेकुम सलाम, आप कौन हैं और सर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? प्लीज़ आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, आप मेरी मदद करें, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी बीजान वहाँ। आप मुझे रुबाब मुकाबिल का नर्म रवैया देखकर इल्तिजा करने लगी थी। अरे रुबाब, रो मत प्लीज़, मैं तहरीम हूँ, हफ्ज़ा और इर्तिज़ा की बड़ी बहन, फहमीदा आंटी की बेटी हूँ। डरो मत, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो जान। इर्तिज़ा ने मुझे बीजान के बारे में बताया है, बहुत दुख हुआ है सुनकर, मगर तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना तुम। तहरीम ने उसके सामने बैठते हुए उसकी गाल साफ करते हुए नरमी से कहा था। मगर मुझे जाना है अगर वो, रुबाब ने कहा था। रुबाब मेरी जान, ज़िद मत करो, तुम्हारे रोने से वहाँ सब परेशान हो रहे थे और वो लोग तो पहले ही परेशान हैं, इसलिए भाई तुम्हें यहाँ ले आए हैं। वो अभी हॉस्पिटल जाएंगे तो तुम इतनी देर रेस्ट कर लो, फिर इंशाल्लाह शाम को बीजान को होश आ जाएगा ना, मैं अपनी बहन को खुद लेके जाऊँगी। तहरीम ने उसको बहलाया था। मगर मुझे अभी जाना है, रुबाब ज़िद्दी हुई थी। रुबाब तो अच्छी लड़की है ना, तो ज़िद क्यों कर रही हो? तहरीम ने उसको पुचकाया था। उस वक्त किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो अपनी किसी प्यारी चीज़ के छिन जाने से खौफजदा थी। नहीं हूँ, वो मुझे बदतमीज़ और ज़िद्दी कहते हैं। रुबाब मुमनाई थी। वो जो कोई भी है ना, खुद ही बदतमीज़ और ज़िद्दी होगा। रुबाब तो बहुत अच्छी है, तहरीम ने हंसते हुए कहा था। हाय, आप उनको बदतमीज़ और ज़िद्दी नहीं कह सकती, वो बहुत गुस्सा करेंगे। यूँ आंखें बड़ी बड़ी करके खाने को दौड़ते हैं। रुबाब इस लम्हे सब कुछ भुलाए आंखें बड़ी करके बोली तो तहरीम की हंसी निकल गई थी। अच्छा, आखिर कौन है वो बेरहम इंसान जो हमारी रुबाब को बड़ी बड़ी आंखें निकाल के डराता है? तहरीम उसको बातों में लगाने में कामयाब हो चुकी थी। अरे वो अभी अभी जो आंखों में खून लिए अंदर गए हैं ना, वही। इस पत्थर से मुझे सर फोड़ना पड़ रहा है, रुबाब भी तेज़ी से बोली थी। यू मीन इर्तिज़ा? तहरीम ने हैरानगी से इस्तफसार किया था।
جی وہی جلاد ٹائپ۔ وہ رباب نے روانی سے کہا تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی اس کی نظر تحریم پر پڑی تھی جو ہنسی ضبط کیے اس کو دیکھ رہی تھی، تو رباب نے دانتوں تلے زبان دبا لی تھی۔ سوری، رمام امنائی تھی۔ اٹس اوکے، تم بہت پیاری ہو رباب، حفظہ اور ماما تمہاری بہت تعریفیں کرتے تھے، مجھے تم سے ملنے کا اتنا شوق تھا تو آج پورا ہو گیا۔ تحریم نے سچے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ شکریہ، آپ بھی بہت اچھی ہیں، آپ پکا مجھے لے کر جائیں گی نا؟ رباب نے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں میری جان، تحریم نے کہا تھا۔ ارتضیٰ غصے میں کمرے میں داخل ہوا تھا، صوفے میں گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا اور خود کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ کمرے میں اس وقت اندھیرا تھا، صرف پردوں سے آنے والی روشنی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے تھے، وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ اگلے لمحے وہ اٹھا اور الماری کے سب سے نیچے والے ڈرار سے ایک باکس نکال کے وہ بیڈ پر آ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ ڈبہ کھولا تھا، ماضی کی یادیں تتلی اور جھکنوں کی مانند اس کے ارد گرد ٹمٹمانے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈبے میں سے تصویر نکال کے سامنے کی تھی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جسے آج تک وہ منہ موڑتا چلا آیا تھا، چاہ کے بھی اس بات کو ماننے سے ہچکچا رہا تھا، مگر یوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ وہ الجھتے جاتے ہیں۔ اتنے برسوں بعد کچھ بھی نہیں ملا، نہ وہ اور نہ ہی میں، ارتضیٰ بڑبڑایا تھا۔ ارباز اور حماد عارف کے آفس میں بیٹھے تھے۔ سر، پولیس تک فرحان مرزا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی جب تک ان کو کوئی ثبوت نہیں مل جاتا، کیونکہ اس بار اس نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ اب اس بات کا صرف آپ کو اور ہمیں پکا یقین ہے کہ اناب پر حملہ اسی نے کروایا ہے، حماد نے کہا تھا۔ مگر کب تک ہم یوں چپ رہیں گے؟ اس بار تو اس نے کام خود منظر سے غائب ہونے کے بعد کروایا ہے، تاکہ اس پر کوئی شک ہی نہ کر پائے، ارباز بولا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، اس کی نیو یارک کی ساری ایکٹیویٹیز کی ڈیٹیلز مجھے معلوم ہیں، جہاں آج کل وہ پایا جا رہا ہے۔ ارباز، میں چپ نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف ٹھیک وقت کا انتظار کر رہا ہوں، عارف نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا ارباز و حماد اندازہ نہیں کر پائے تھے۔ مگر سر، میں نہیں چاہتا آپ آگے چل کر اناب کے لیے کوئی مشکل ہو، اس کو کچھ برا فیس کرنا پڑے۔ وہ پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہے، اور اب یہ سب۔ ارباز کی اصل پریشانی اس کی زبان پر آئی تھی۔ فکر نہ کرو، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اناب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کب ڈسچارج ہو رہی ہے وہ؟ عارف نے ارباز سے پوچھا تھا۔ آج شام تک، ارباز نے آگاہ کیا تھا۔ گڈ، تم ابھی واپس نہ جانا ارباز، وہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اب زیادہ وقت تم اناب کے ساتھ رہو، عارف نے کہا تھا۔ جی میرا بھی یہی ارادہ ہے، بس آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ابھی اناب کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ ہی گاؤں والے ملک ہیں، ملکوں کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں رکھتی وہ، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے ساتھ تلخ ہو، ارباز نے کہا تھا، جبکہ عارف تل ملا کے رہ گیا تھا۔ واقف ہوں اچھی طرح، خیر تم فکر مت کرو، کافی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، عارف نے کہا تھا۔ شام کو جب اناب کو ڈسچارج کیا گیا تو عارف بھی ہاسپٹل آ پہنچا تھا۔ طیبہ کمرے سے ضروری سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ اناب ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، ماتھے پر اور بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو اناب؟ عارف نے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، اناب نے کہتے ہی سر جھکا لیا تھا۔ ہو گئی ساری پیکنگ؟ عارف نے استفسار کیا تھا۔ جی ہو گیا سب، دیبا نے جواب دیا تھا، اور تبھی ارباز اندر داخل ہوا تھا۔ چلیں، ارباز بولا تھا۔ لسن ارباز، تم اور اناب فلیٹ نہیں جاؤ گے، بلکہ میرے گھر ہی رکو گے، ساتھ دیبا بھی وہی رکے گی، کیونکہ جب تم چلے جاؤ گے تو اناب کمفرٹیبل رہے۔ یہ سب سیکیورٹی کی وجہ سے کرنا ضروری ہے، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ عارف نے اپنی بات کہتے ہوئے ارباز سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا، بلکہ اطمینان رہے گا کہ دونوں محفوظ جگہ پر ہیں، ارباز نے کہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا، ہم ٹھیک ہے وہاں ہی، اناب ممنائی تھی۔ ارباز کا سیل بجا تو وہ باہر نکل گیا تھا۔ اناب، آخر وہاں رہنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب کہ عارف نے تیکھے ستونوں سے اس کو پوچھا تھا۔ میں یہ چیزیں رکھ کے آتی ہوں، طیبہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ کیا آپ مجھ پر شک؟ عارف دکھ سے بولا تھا۔ نہیں نہیں، شک والی بات ہرگز بھی نہیں ہے، اناب نے اس کو ٹوکا تھا۔ دیکھو اناب، یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے، پہلے ہی تمہاری رات والی حرکت پہ مجھے بہت غصہ ہے، عارف نے کہا تھا۔ میں سوری کر چکی ہوں، اناب ممنائی تھی۔ کب؟ کیا سوری؟ خواب میں کیا ہوگا؟ عارف ششدر رہ گیا تھا۔ ابھی تو کیا ہے، جب آپ کہہ رہے تھے شک ہرگز نہیں کیا آپ پر میں نے۔ اناب نے اپنے ہاتھ آپس میں جوڑتے ہوئے صفائی دی تھی۔ سوری ایسے بولتے ہیں آپ کے ہاں؟ عارف نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ نہیں، گاؤں میں تو لوگ سوری نہیں بولتے، مگر میں نے تو کبھی کسی سے ناراض بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر کبھی کسی دوست سے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو گلے مل کے گلے شکوے دور کر لیتے تھے،
अनाब ने आरिफ की मालूमात में इजाफा किया था। आरिफ का कहका उबला था। अनाब को अब समझ आई तो हफत के मारे चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वाह, बहुत ही अमेजिंग वाह है ये तो, अमेजिंग वे है ये तो। आरिफ ने उसका सुर्ख चेहरा दिलचस्पी से देखा था। वो अरबाज भाई किधर रह गए? अनाब ने बाल बदलनी चाहिए थी। इधर ही होगा, तुम भी चल रही हो ना घर मेरे? मकसद मैं पहले ही वाज़िया कर चुका हूँ, तुम्हारी हिफाजत, आरिफ ने कहा था। देखिए, मैं अरबाज भाई के साथ ही चली जाऊंगी कुछ वक्त में। बस मैं अरबाज भाई को इन मलकों से जान छुड़ाने पर कायल कर लूँ, फिर आपको कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अनाब ने अपनी शहद रंग आंखों से आरिफ को देखा था, जो मलकों के इस कदर अच्छे अल्फाजों पर जिक्र पर झुंझला उठा था। आखिर तुम्हें मलकों से मसला क्या है? कभी तो अच्छे अल्फाज में इनका जिक्र कर लिया करो, आरिफ ने तेज़ लहजे में कहा था। आपको उनकी सफाकियों का नहीं पता आरिफ सर, अनाब ने कहा था। ओके, लीव दिस टॉपिक, उठो चलें। आरिफ का मूड सख्त ख़राब हो गया था। जी, अनाब ने उसका मूड ख़राब होता मुलाहिजा किया तो हैरान हुई थी। वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, बाजू को सहलाते उठी थी और बेड की तरफ की जानिब बढ़ी थी। आरिफ उसका जायज़ा ले रहा था। सर पे लिया दुपट्टा, बाल नफासत से बंधे हुए थे, हाथ में घड़ी भी बंधी हुई थी। बालों की लटें आज माथे पर पड़ी हुई थी। आरिफ के माथे पर बल तब पड़े जब वो बेड पर पड़े मुरझाए बुके को उठाने को झुकी थी। स्टॉप, आरिफ नागवारी से चीखा था। अनाब उछल पड़ी थी और हैरानी से आरिफ को देखा था। वो यकीनन जरियान का दिया बुके था, जो अपना रंगो रूप भी खो चुका था। चलो अनाब, देर हो रही है, आरिफ ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा था। चले, मगर ये जरियान का बुके तो उठा लूँ, अनाब ने बुके की तरफ देखते हुए कहा था। क्यों, अब इसका क्या करना है भला? फ्रेम करवा के रूम में रखना है या म्यूजियम में रखवाना है? आरिफ ने तंज किया था। उसको कितना बुरा लगेगा मैं उसको यहाँ छोड़ गई तो? आखिर इतने खलूस से लाया था वो, अनाब ने मासूमाना लहजे में कहा था। आरिफ बोर्ड झुंझुला कर रह गया था। आखिर कौन से ऐसे अनोखे फूल झड़े हैं इसमें? आसमान से गिरे हैं ये फूल? बुके बुके, इस बुके की रट में मैं आजिज आ गया हूँ, आरिफ ने सर लहजे में कहा था। अनाब हमनक सी खड़ी उसकी बहस की वजह समझने से कासिर हो रही थी। तभी सफाई करने वाला अमला अंदर आया था और अपना मुद्दा बयान किया कि रूम खाली करें ताकि सफाई की जाए। ये काम आपको पहले करना चाहिए था। एक मरीज के सरहाने मुरझाए बुके पड़ा था। इतने लापरवाह लोग हैं आप। अगर किसी को एलर्जी हो जाती। आरिफ आप आने वाले मुलाजिम पर बरसा था और बुके उठाकर डस्टबिन में फेंका था। ये क्या किया आपने? अनाब अपने दोनों हाथ मुंह पर रख के बोली थी। क्या क्या? खस कम जहाँ पाक, आरिफ ने हाथ झाड़ने वाले अंदाज में आखिरी जुमला आहिस्ता से कहा था। चलो मलका अरब अब, आरिफ का लहजा पहले से हशाश पिशाश लग रहा था। आप, अनाब को गुस्सा आया था। चलो भी अब, आरिफ ने उसकी कान पर किसी बात पर कान धरने के मूड में नहीं था। रात गए तक सारा सामान फ्लैट से आरिफ के घर से मोहल्लिक अनेक्सी में शिफ्ट कर दिया गया था। ये भी अनाब की ज़िद थी कि उसको अनेक्सी में रहना है। आरिफ अपने कमरे में रेस्ट कर रहा था जब अरबाज अपने कमरे में रेस्ट कर रहा था जब दरवाजे पे कोई आया था। अनाब उठी और दरवाज़ा खोला। सामने मुलाजिम खड़ा था, हाथ में खूबसूरत सी फूलों की टोकरी पकड़ी हुई थी, जिसमें वाइट और लाइट पिंक कलर के फ्रेश फ्लावर्स थे। साथ ही एक गेट वेल सून का विशिंग कार्ड भी मिला था। ये किसने भेजा है? अनाब ने पूछा था। ये आरिफ सर ने। अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू हुई थी। अनाब को अब थोड़ी बहुत अरबी की समझ आ जाती थी। थैंक्स, अनाब ने कहा था। पहले ही अनाब आरिफ की हॉस्पिटल वाली हरकत की वजह से गुस्से में थी और अब झुंझुला उठी थी। अब ये भेज के समझ रहे होंगे कि मैं बुरा नहीं मानूंगी। कितना रूड था ना उनका रवैया मेरे साथ हॉस्पिटल में। और तो और जरियान के प्यार से लाए गए फूल भी फेंक आए। अनाब रोहान सी हुई थी। कैसी हो अब? अनाब अंदर आके बैठी थी जब दीवा ऑफिस से लौटी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। पानी लाओ, थक गई हूँ लगता है आज बहुत, अनाब ने थकी थकी दीबा से इस्तफसार किया था। उफ लड़की, ठीक हूँ मैं, इतनी सी बात पर परेशान ना हो जाया करो। इधर बैठो, क्या करी हो? जाके बिस्तर में रेस्ट करो। कुछ खाया भी है कि नहीं? दीबा ने हंसते हुए पूछा था। अनाब ने नफ़ी में सर हिलाया था। क्या करूँ मैं तुम्हारा? अच्छा, मैं लाती हूँ खाना। वाह, ये फ्लावर कितने प्यारे हैं ना। किसने भेजे? दीवा ने उठते हुए पूछा था।
ये वो आरिफ सर ने, अनाप ने सामने टेबल पर पड़े फूलों पर नज़र डालते हुए कहा था। अरे वाह, अच्छा तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर खाना गर्म करके लाती हूँ। दीबा कहते हुए आगे बढ़ी थी और नाप टक कर बैठने वालों में से थी कहाँ, वो उठी और किचन की तरफ बढ़ गई थी। जब आरिफ एनेक्सी में दाखिल हुआ तो वहाँ खामोशी थी, कोई भी नहीं था। वो आगे बढ़ा तो नज़र टेबल के साइड पर पड़े हुए बुके पर पड़ी थी। विशिंग कार्ड नीचे कारपेट पर गिरा मिला था और बुके भी टेबल के कोने पे पड़ा था, जैसे अब गिरा तब गिरा। आरिफ के बुए गुस्से से तन गई थी। इतने प्यार से उसने ये बुके भेजा था ताकि जरियान के बुके का मिलाल कम हो सके अनाप को, मगर यहाँ तो उसने बुके की हालत पर जल उठा था। तभी अनाप किचन से आई थी और हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें 2 प्लेट्स पड़ी थी और एक हाथ से वो मुश्किल उठाते हुए वो बाहर निकल रही थी। अरे यूं ही इसको फेंकना था तो रखती ही ना भला, जहमत करने की क्या जरूरत थी। आरिफ ने बढ़कर वो बुके उठा लिया था। मतलब अनाप भौंचला गया था, भौंचला गई थी। ओह, मतलब कुछ भी नहीं ना। क्या मतलब हो सकता है मेरा भला? बल्कि तुम मुझसे सॉरी बोलना चाहिए था, जो मैंने ख़राब फूल तुम्हें भिजवा दिए। मगर डोंट यू वरी, नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुल रहूँगा। इनफैक्ट जरियान लगारी से पूछूंगा कि किस जगह से फूलों का बुके लाए थे, जो मिस अनाप जमशेद को दिलो जान से भाग गया था। और मेरे फूल सूंघने से एलर्जी होने लग गई थी ना, इसलिए इसको यूँ फेंक दिया। आरिफ भड़का रहा था। अनाप नासमझी से कभी आरिफ को देखती तो कभी उसके हाथ में पकड़ा बुके। आरिफ को तो पतंगे लगे थे। देखिए आप क्या कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ। अनाप ने आगे बढ़कर ट्रे टेबल पर रखी थी। नो नीड टू एक्सप्लेन मिस अनाप, मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। आरिफ ने दांत पीसते हुए कहा था और कालीन पर पड़ा विशिंग कार्ड उठाकर उसने टुकड़े टुक करके हवा में उछाल दिए थे। अनाप भयानक सी बन खड़ी इस खपती को देख रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप आरिफ सर? अनाप को आरिफ की जहनी हालत पर शक गुजरा था, मगर वो जवाब देने के मूड में ही कहा था। आंधी तूफान बना हुआ था। हाथ में बुके पकड़कर दरवाजे के पास पड़ी डस्टबिन में फेंका। एनेक्सी के दरवाजे से निकलता चला गया था। अनाप को सख्त गुस्सा आ रहा था। अजीब इंसान है, जब जो दिल में आए वो करेंगे। जब दिल की बेइज्जती करेंगे, फिर फूल भेज देंगे। आप खुद ही आके बोले कि ये क्या हशर करके चले गए। अनाब ने मुमनाते हुए कार्ड के बिखरे टुकड़े चुने और बुके उठाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। वो तो आज तक किसी की नफरत को नहीं ठुकरा पाई थी, ये तो फिर किसी के खलूस से दिए जाने वाला तोहफा था, उसको कैसे ठुकरा सकती थी भला। मगर आरिफ का गुस्सा उसने सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर रहा था। मनाहिल लाइब्रेरी से निकलकर क्लास की तरफ जा रही थी जब हमदान की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए थे। कैसी हो? हमदान ने उसकी तरफ देखे अपनी नज़र उसके चेहरे पर जमाते हुए कहा था। अभी तक तो ठीक थी, मनाहिल ने मुंह बिगाड़ कर जवाब दिया था। हमदान उसके रवैये पर बेबसी से हंस दिया था। इतने शिकवे? हमदान ने कहा था। मैं क्यों भला किसी से शिकवे करने लग गई? मनाहिल ने तपा सा जवाब दिया था। खैर, आप मुझे इस काबिल तो समझती नहीं, मगर आपकी मदद दरकार है मुझे, हमदान ने खारिश करते हुए कहा था। यूँ तो मत घूरें, दरअसल एक जानने वाली आंटी जिनको एनजीओ के लिए एक नर्म दिल और काबिल लड़की की ज़रूरत है, उन्होंने मुझसे बात की तो मेरे ख्याल में जैन शाह की घटिया डील के बजाय आप इस जॉब को ज्वाइन कर लें। हमदान ने उसे घूरने पर बताया था। हमदान को ज़्यादा डर इस बात का लगा रहता था कि कहीं वो ज़िद में जैन शाह की जॉब वाली ऑफ़र कबूल ना कर ले। और आपको आखिर ये खुशफहमी क्यों कर लायक हुई कि मैं आपकी कोई बात मान लूँगी? मनाहिल ने तीखे जतूनों से पूछा था। देखो मनाहिल, जब तुम ये भी ऑफ़र कबूल मत करो, मगर मुझे पता लगाना कि तुमने जैन शाह के यहाँ जॉब पर जा रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी नरमी का फ़ायदा मत उठाओ। आपके हमदान भड़का था। किस रिश्ते से आप ये हक जता रहे हैं? मैं पहले भी आपको वार्न कर चुकी हूँ, अब भी कर रही हूँ। दूर रहें मुझसे और मेरे मामलात से, मनाहिल ज़ोर से बोली थी। हक भी उस दिन हासिल हो जाएगा जो दिन मेरे अल्लाह ने मुकर्रर किया होगा, हमदान ने गुस्से से लाल होते चेहरे पर देखते हुए कहा था। फिर मनाहिल के चैलेंजिंग रवैये पर गौर करते हुए मसलहत आमेज़ अंदाज में बोला था। ओके, सॉरी ना, मैं इस लहजे में बात नहीं करूँगा, मगर एक रिक्वेस्ट है मनाहिल, अगर तुम्हें ये जॉब अच्छी लगे तो ज़रूर जाना। सदका जारिया भी होकर जगह भी मुनासिब है, बजाय तुम किसी और जगह जाओ, हमदान ने सुलझो अंदाज में कहा था। मनाहिल अब खामोश रही थी। ये रहा मिसेस सईद का कार्ड, आज 3 बजे उनसे मिल लेना यूनिवर्सिटी के बाद। ख्याल रखो अपना। हमदान उसकी तरफ कार्ड बढ़ाता बोला तो मनाहिल ने झिझकते हुए कार्ड पकड़ लिया था। हमदान आगे बढ़ गया था। मनाहिल ने उसकी चौड़ी पुश्त देखी थी। कभी दिल करता था उसकी बोलती आंखों पर यकीन कर लूं, मगर फिर अचानक ही
अगले ही पल स्टेटस का फ़र्क आंखों पर पट्टी बांध देता था। मनाहिल को अपनी ज़ात बहुत अजीज़ थी। कल को वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मिडिल क्लास ने इलियट क्लास के लड़के को फांस लिया। वो सर झटकती आगे बढ़ गई थी। मनाहिल यूनिवर्सिटी से निकल आई थी। घर पर कॉल करके वो बता चुकी थी कि वो किसी एनजीओ में इंटरव्यू के लिए जाना चाहती है। उसके वालिदैन उसका शौक देखकर उसको इजाज़त दे रहे थे, वरना उनकी ज़रूरत तो वो पूरी कर रहे थे। शहर से दूर एक ऑफिस था। ये बात आधे घंटे बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वहाँ पहुँची थी। सुनसान सा इलाका था। वैसे तो ये रोड पर था, मगर रोड के बिल्कुल सामने खेत थे और सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही थी। वो इर्द गिर्द का जायज़ा लेती अंदर दाखिल हुई तो गेट के पर पड़ा ओंग रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मनाहिल ने झिझकते हुए उसको सलाम किया था और जगाना चाहा था, मगर वो टस से मस ना हुआ था। सुने अंकल, अब कि वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली थी। अब कि वो हड़बड़ा के उठा था। उसने नागवारी से सामने खड़ी लड़की को देखा था। क्या है लड़की? उसने खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए पूछा था। वो मुझे मिसेस सईद से मिलना था, मनाहिल ने हल्की आवाज़ में कहा था। सीधे अंदर जाओ तो सामने ऑफिस है, मिल लो जाके, उसने कहा और वापस सोने के अंदाज में लेट गया था। मनाहिल दिल में डर लिए अंदर दाखिल हुई थी। आजकल के हालात में उसके दिल में खौफ सा आ गया था। एक तंग सी राहदारी थी। जाते दाएं हाथ एक ऑफिस था। मनाहिल ने दरवाज़ा खोला, मगर अंदर का मंजर उसको हैरान कर गया था। अंदर मिसेस सईद के बजाय जैन शाह और उसका ग्रुप विराजमान था। अरे आए आए, कब से इंतज़ार कर रहे थे हम आपका। जैन शाह ने जैसे उसको अंदर दाखिल होते देखा तो टेबल से उठकर आगे बढ़ा था। आप? वो मुझे मिसेस सईद से मिलने आई थी मैं। वो दरअसल मनाहिल अब के खौफजदा हो गई थी। मनाहिल डार्लिंग, छोड़ो मिसेस सईद को, आज हमसे मिल लो। जैन शाह ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था तो मनाहिल का दिल धड़कना ही भूल गया था। हाँ हाँ, हम भी तो पड़े हैं राहों में स्वीटहार्ट। अब के पीछे से आवाज़ आई थी। 3 लड़के पीछे बैठे मनाहिल का जायज़ा ले रहे थे। मनाहिल का दिल क्या था कि वो डर जाए भाग के यहाँ से। देखें, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मनाहिल की आंखों में अब आंसू आए थे। ओह डार्लिंग, डोंट क्राई बेबी, एंजॉय करते हैं, जैन शाह ने प्यार से कहा था। मनाहिल ने उसका हाथ झटका था। चलो बॉयज़, रूम खाली कर दो, जैन ने मनाहिल को अपने घेरे में लेते हुए कहा था, जो निकलने को मचल रही थी। सब कह के लगाते निकल रहे थे। मनाहिल अब उसके रहमो करम पे आंसू बहा रही थी। मनाहिल का दिल शिद्दत से दुआएं कर रहा था कि वो मर जाए। इज़्ज़त जाने से बेहतर है कि उसकी जान चली जाती। जैन शाह मनाहिल की तरफ बढ़ा था और मनाहिल की सांसें बंद हुई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? हमदान ने मिसेस सईद को कॉल की थी। हमदान का दिल मनाहिल को वहाँ अकेला भेजकर परेशान सा था, इसलिए जब मनाहिल निकली थी तो उसके कुछ देर बाद वो निकल पड़ा था। वालेकुम सलाम। जी बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जो लड़की तुमने बोला था ना, आज उसको मत भेजना, मैं ऑफिस नहीं हूँ। जैन ऑफिस में है। उसकी कॉल आई थी कि आज मैं आपके ऑफिस बैठ जाऊँगा। मैं उसको बोला ठीक है। मिसेस सईद जैन शाह की खाला थी। इस खबर ने हमदान पर बिजलियां गिरा दी थी। क्या आप कम से कम मुझे तो बता देती, मैं आपके ऑफिस के बाहर ही हूँ। मगर वो घटिया शख्स, हमदान गुस्से से फ़ोन चटकता तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता भाग के अंदर गया था। चौकीदार अभी भी सोया पड़ा था। जब हमदान राहदारी में दाखिल हुआ तो मनाहिल की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। हमदान का दिल फटने लगा था, सांसें थम रही थी। वो दीवानावार भागता आवाज़ के ताकुब में गया था। फूली सांस से वो कमरे का दरवाज़ा ज़ोर झटके से खोलता अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर हमदान को उसे से पागल कर गया था। मनाहिल का दुपट्टा जैन के हाथ में था और मनाहिल रोती भी लगती उससे बचती फिर रही थी। दरवाज़ा खुलने पर दोनों ने देखा तो मनाहिल का दिल किया कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। वार्न किया था ना कि दूर रहना मेरी मनाहिल से। हमदान गुस्से से धारता आगे बढ़ा था और जैन शाह को पीटने लगा था। आवाज़ें सुन के उसके दोस्त भी कमरे में आ गए थे। मनाहिल अब खुद को छुपाने की खातिर टेबल के नीचे छुप गई थी। वो बुरी तरह सहम गई थी। जहन मार खा खा के आत्महुआ हो चुका था। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो उसको उठा कर निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम सबके घर वालों को तुम सबकी करतूतों की वीडियोस भेजना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। हमदान ने सुर्ख नज़रों से सबको वार्न किया था। 2 मिनट में कमरा खाली हो गया था। हमदान ने दुख से आंखें भींची थी और मनाहिल को तलाशना चाहा था तो टेबल के पीछे से उसको मनाहिल की शर्ट नजर आई थी। हमदान ने जब से मुठियाँ भींच ली थी और बेबसी से बालों में हाथ फेरता नीचे पड़ा दुपट्टा उठाया था और आगे बढ़ा था।
मनाहिल डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ, बाहर आओ शाबाश। हमदान ने उसके गिर्द दुपट्टा लपेट कर उसको पुचकाया था। बदले में मनाहिल कि उभरने वाली सिसकी हमदान का दिल चीर गई थी। मनाहिल प्लीज बी ब्रेव। हमदान ने उसको कंधों से पकड़कर मुकाबल किया था। मनाहिल की आंखें रोने से लाल हो गई थी, बाल बिखरे हुए थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसकी इस हालत पर हमदान का दिल कट गया था। दिल कह रहा था कि उसको अपने दिल में छुपा ले, जहाँ हमदान के अलावा कोई उसको छूना तो दूर एक झलक भी देख ना सके। वो मनाहिल रोते हुए बेरब्त बोल रही थी, बस बस चुप कर जाओ, उसको मैं देख लूँगा, तुम खुद को पुरसुकून रखो प्लीज़, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। मनाहिल का चेहरा दोनों हाथों में पकड़कर उसको अपने सामने करते हुए हमदान ने कहा था, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सामने वॉशरूम में जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो ताकि हम बात कर सकें। हमदान ने मनाहिल को पुचकाया था जबकि मनाहिल के दिमाग में कोई और बात उभरी थी। 1 मिनट, आप यहाँ कैसे भला? मनाहिल ने शक भरी नज़रों से हमदान को देखा था। वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल, हमदान ने कहा था, मगर उसकी बात को मनाहिल ने काट दिया था। मनाहिल की आवाज़ बेदार हुई तो सवाल जहन में उभरे थे। मेरे ख्याल में इस सवाल ज़्यादा अहम है कि आप यहाँ कैसे आए और जैन शाह का यहाँ क्या काम, उसको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मनाहिल ने सवालात की बौछार कर दी थी। ये तो मुझे नहीं पता कि उसको कैसे पता लगा कि तुम यहाँ आई हो, हमदान ने लचते हुए कहा था। आपको नहीं पता, मगर मुझे पता है, उसमें कितनी बुद्धू हूँ, आपकी चाल में फंस गई। पहले आपने मुझे जॉब की ऑफ़र की, फिर जैन शाह को मेरी मौजूदगी का बताया और फिर यहाँ आकर आपने मेरी इज्जत बचाने का जो ड्रामा किया, वाह वाह क्या अदाकारी थी। और मैं पागल कैसे भूल गई, सिर्फ अपने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए आप इतना गिर गए कि मुझे उस भेड़िए के हवाले कर दिया जो मेरी इज्जत तार तार। मनाहिल सुर्ख आंखों के साथ चीख रही थी, मगर हमदान के जनाटेदार थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद करवा दी थी। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, और मेरी मोहब्बत की तौहीन। बहुत अक्लमंद हो तुम मनाहिल इब्रार, मगर तुमको खरे और खोटे जज्बों का फ़र्क नहीं मालूम। अगर मैंने बदला लेना होता तो उस दिन तुम वहाँ से वापस नहीं आती जिस दिन मुझे थप्पड़ मारा था, मगर तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो। अरे मैं तो तुम्हें अपनी इज्जत समझता हूँ, और तुम तो तुमने ये सोच भी कैसे लिया? कैसे? बोलो, जवाब दो मनाहिल। हमदान की गिरफ्त मनाहिल के बाजू पर सख्त हुई थी और आंखें मनाहिल की आंखों में डाले हुए वो पूछ रहा था, आज तो मैं अपनी मोहब्बत पर तुम्हारा शक बर्दाश्त कर गया हूँ, मगर आज के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नफरत करती हो ना मुझसे? तो ठीक है, फिर आज से मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। हमदान कुरैशी भूल जाएगा कि वो किसी मनाहिल इब्रार को जानता भी था जिसका दिल पत्थर का था। बस अब बहुत हो गया, आज से तुम्हारी और मेरी राहें जुदा जुदा, हमदान ने पथरीले लहजे में कहता बाहर निकल गया था, जबकि मनाहिल उसकी लहजे की सख्ती पर दहल के रह गई थी। 2 मिनट यूं ही गुजर गए थे जब ऑफिस के दरवाजे पर वो दस्तक हुई थी। वही चौकीदार अंदर आया था। आपको बाहर वो साहब बुला रहे हैं, उसने इतला दी थी, और मनाहिल संभली थी, मुंह दुपट्टे से साफ करती और हालत दुरुस्त करती बाहर निकली थी। पिछले 1.5 घंटे उसकी ज़िंदगी का सख्त तरीन वक्त था। जिस दिल से वो अंदर गई थी अब शायद उसकी दुनिया बदल गई थी। वो सड़क पर खड़ी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। मैरून जैकेट पहनी हुई थी, सनग्लासेस लगाए हुए थे, चेहरे पर संजीदगी रकम थी। वो बिलाशुबा एक खूबरू नौजवान था, हालांकि मुझे मालूम है, मगर फिर भी अगर मुझे आप किसी काबिल समझती हैं तो बैठ जाएं। मैं आपको बाहिफाजत घर पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जॉब ऑफ़र बकौल आपके ड्रामा पर आप यहाँ आई थी, तो इस लिहाज से आपको वापस छोड़ने की जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। महज और 20 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें। आइंदा कोशिश करूँगा मेरी ज़ात का जिक्र भी कभी आपके सामने ना हो, हमदान ने सर्द लहजे में कहा था, और मनाहिल की जानिब का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। हमदान बुरी तरह टूट चुका था अपने जज्बों की तजलील पर। हर दफ़ा मनाहिल ही क्यों उसके जज्बों का कत्ल करती थी, मगर इस बार तो उसने हद ही कर दी थी। हमदान की पारसाई पर शक किया था, हमदान को 2 कौड़ी का कर दिया था। इस तमाम वक्त में उसने अपनी आंखों को ग्लासेस से ढांपा हुआ था, क्योंकि वहाँ तो अपने दिल की दुनिया के बर्बाद होने का मातम बिछा हुआ था, मगर इस दुनिया को बर्बाद करने वाला बेखबर बैठा था। मनाहिल बैठी तो हमदान गाड़ी को उड़ाता आगे बढ़ गया था। रश ड्राइविंग करता हुआ मनाहिल के घर तक आया था। मनाहिल हैरान थी कि उसको मनाहिल के घर का एड्रेस तक पता था, मगर आज तक उसको तंग करना तो दूर, कभी से बिला मकसद बात करने भी नहीं करता था। बाहिफाजत घर पहुंचा चुका हूँ, आपकी मंजिल तक जैसे आप आई थी वैसे ही वापस जा रही हैं। खुदा हाफिज़। गाड़ी रोकते हुए हमदान ने दुरुस्त लहजे में कहा था, मगर मनाहिल के दिल ने उसकी आखिरी बात की नफ़ी करना चाहिए थी। मनाहिल उदास दिल के साथ दरवाज़ा खोल कर उतरी तो हमदान उसी स्पीड से गाड़ी उड़ा कर ले गया था।
बी जान को होश आ गया था, मगर डॉक्टर्स ने उनको टेंशन से दूर रहने को बोला था, क्योंकि उनका बीपी बिगड़ जाना था, जिससे उनकी हालत ख़राब होने का खर्चा था। कुछ उम्र का भी तकाजा था, मगर बी जान को तो एक पल को भी सुकून नहीं मिल रहा था। मुश्तबा, मेरी रुबाब, मेरी शहज़ादी। बी जान को रुबाब का यूं रद्द किया जाना चैन नहीं लेने दे रहा था। अभी जब मुश्तबा साहब ने उनसे मिलने आए तो उनकी ज़ुबान पर एक ही बात थी, बीजान सब ठीक हो जाएगा, आप बस जल्दी से ठीक हो जाए, हम सब मिलकर आपकी शहज़ादी के लिए शहज़ादा ढूंढ लेंगे। मुश्तबा साहब ने नम आंखों को साफ करते हुए बीजान का कमज़ोर हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था, मुश्तबा, मुझे गुलरेज मलिक के बेटे शहरोज़ के निकाह से पहले अपनी रुबाब को रुखसत करना है, ताकि मैं उसको देख सकूं कि मेरी पोती अर्जा नहीं है। अगर उसने ठुकरा दिया तो उसकी ये बदनसीबी है। मुझे इस हफ्ते ही रुबाब को रुखसत करना है, और वरना पूरी बरादरी हंसेगी, मेरी बच्ची को कम समझेगी, सो बातें बनाएंगे कि ना जाने जवाब की क्या वजह थी। बीजान बज़िद थी। मुश्तबा साहब को समझ नहीं आ रहा था कि वो उनको कैसे समझाएं। बीजान, वो सब ठीक है, आप जल्दी से घर आ जाएं, ठीक होकर फिर देखते हैं, अब आराम करें, ज़्यादा मत बोलें। मुश्तबा साहब ने उनकी परेशानी पर भरोसा दिया था। नहीं मुश्तबा, मुझे मत बहलाओ, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है। बीजान रंजीदा हुई थी। ऐसे बातें मत करें बीजान, मैं पहले ही परेशान हूँ, आप दुआ करें बस, खुदा से सब ठीक हो जाएगा। मुश्तबा साहब इस वक्त खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। ये एक तंगो तारीख गली में रात का मंजर था। सामने एक बहुत सीधा सा घर बना हुआ था, जिसमें एक लौता कमरा था, और साथ ही एक चंद फीट पर मुश्तमिल वॉशरूम था, जिस पर छत के नाम पर उनको चंद लकड़ियों से ढांपा गया था। एक लकड़ी का पुराना सा दरवाज़ा लगा हुआ था। छोटे से सहन से गुजर कर वो अपने आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ से बल्ब की पीली रोशनी दरवाजे के नीचे बनी जगह से बाहर आ रही थी। साथ ही किसी नस्वानी चीखों की आवाज़ भी आ रही थी। उसने अपना चेहरा ब्लैक मास्क से ढांक रखा था, और वो एक ज़ोरदार किक से सामने दरवाजे को ठोकरें मारी थी, जिससे वो दरवाज़ा टूटकर गिर चुका था। अंदर का मंजर कुछ यूं था, लड़की के मुंह पर सरहाना रखा हुआ था और गले में कपड़े का फंदा था। वो चारपाई पे लेटी हुई थी और उसका हाथ चारपाई से नीचे ढलक रहा था। उसकी हालत पर आंखें बिछता आगे बढ़ा था और दाएं जानिब खड़े उस लड़के के बाप और भाई पर झपटा था, जो कहने को तो उसके मुहाफिज थे, मगर आज खुद उसको जान से मारने के दर पे थे। तुम जैसे मर्दों को जीने का हक नहीं है, वो कहता हुआ उन पर टूट पड़ा था। अब वो दोनों उसके रहमो करम पर गिरे मार खा रहे थे। तुम मुझे मलिक के आदमी लग रहे हो, देखो हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, जाओ यहाँ से। आज उस लड़की को जान से ख़त्म कर लेने तो, वरना वो शाह हम लोगों को ख़त्म कर देगा। हम गरीब आदमी हैं, रहम करो। बूढ़ा आदमी अब सिसका था। अब उसका उठा हुआ हाथ रुका था और उस बूढ़े को आगे बढ़कर अपने मुकाबिल खड़े किया था। अपनी जान की खातिर अपनी बेबस और मासूम बच्ची की जान ले रहे हो, उसका भला क्या कसूर इस सब में? वो तो भला खुद इन मजलूमों की भीड़ चढ़ी हुई है। अब जबकि वो इसके खिलाफ बयान देने लगी है तो तुम लोग उसको ही ख़त्म कर रहे हो। वो मास्क पहने हुए ही चीखा था। तो क्या करें अब हम? फिर मैं एक ठेला लगाता हूँ ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकूँ, मगर जिस दिन से शाह को पता चला है कि सुरैया उसके खिलाफ कोर्ट में जाके बयान देगी, उस दिन उसका बेटा आया था और मेरा ठेला तबाह कर गया था। और ये देखो मेरे जिस्म पर निशान ज़ख्मों के, और ये देखो मेरे बेटे को भी पीटा है, उसको भी जान से मारने की धमकी दी है। हम गरीब लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो बूढ़ा आदमी बोला था। मर्द बन के हालात का मुकाबला करो, यूँ किसी की जान लेने का क्या हक है तुम लोगों को? आइंदा मुझे इसके आसपास भी नजर आए तो इससे पहले तुम दोनों बाप बेटे जान से जाओगे। उठाओ इस लड़की को इज्जत से और गाड़ी में डालो, वो बोला था और गुस्से से कहता हुआ आगे बढ़ गया था। मलिक साहब को उसके बंदों ने इतला दी थी कि जिस जगह सुरैया को रखा गया था वो वहाँ नहीं थी। इर्तिज़ा के अंदाजे के मुताबिक उसको उसके भाई और बाप के अलावा कोई नहीं लेके जा सकता था, क्योंकि इन दोनों को ही उन ठिकानों का पता था, क्योंकि जब वो इसको छोड़ कर गए थे तब वो ही डरे हुए थे। और बस वो सब मलिक साहब की बातों में आकर छोड़ तो नहीं गए थे, मगर जब शाहों ने उनको डराया धमकाया तो सुरैया को लेकर गए थे। अब उसको जान से मारकर किस्सा ही ख़त्म करना चाहते थे, मगर इर्तिज़ा और मलिक साहब जब बंदों ने वक्त पर पहुंचकर उनको बचा लिया था।
बहुत शुक्रिया बेटा, इस दफ़ा तुमने बहुत मदद की मेरी, मुश्तबा साहब ने इर्तिज़ा को कहा था। बीजान अभी हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज किया था, मगर अचानक ही उनका बीपी लो हो गया था। फिर इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। बीपी कभी लो हो जाता था तो कभी बहुत हाई। अरे अंकल, शर्मिंदा मत करें यूँ कह के आप। आरिफ का फ़ोन आया था, वो पूछ रहा था कि बीजान काफ़ी परेशान था। मैंने उसको तसल्ली तो दी कि वो परेशान ना हो, सिर्फ आपकी कसम की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, वरना बहुत मजबूर बैठा है वहाँ। इर्तिज़ा ने कहा था, अंदाज़ा है मुझे कि वो परेशान होगा, मगर इर्तिज़ा मैं मजबूर हूँ और खौफज़दा भी। उसकी हिफाजत की खातिर उसको नहीं बुला रहा है यहाँ। बाप हूँ ना, क्या करूँ। मुश्तबा साहब ने थके अंदाज में कहा था। फ़िक्र ना करें आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस ज़रा सी आजमाइश पड़ी है। सब्र का अजर देगी खुदा की ज़ात। इर्तिज़ा ने मलिक साहब को दिलासा दिया था। वो इर्तिज़ा, तुमसे एक बात करनी थी, मुश्तबा मलिक ने पुरसोच अंदाज में कहा था। जी अंकल बोले। इर्तिज़ा उन्हीं की तरफ मुतवज्जो था। तुम्हें तो पता है कि रुबाब बेटी के रिश्ते से इनकार कर दिया है, अब कोई बात ढकी छुपी तो नहीं है तुमसे। बीजान का इस बात पर इसरार है कि वो इसी हफ्ते के अंदर रुबाब की शादी करना चाहती हैं। काफ़ी रिश्ते देख चुका हूँ मैं, मगर सबकी तरफ से एक ही जवाब है कि बाकी सब तो ठीक है, मगर दुश्मनी अजीब दोराहे पर आंख खड़ा हुआ हूँ मैं। मुश्तबा ने शिकस्ता लहजे में कहा था और चुप हो गया था। अंकल हौसला करें, सब अच्छा हो जाएगा। इर्तिज़ा को समझ नहीं आ रही थी कि किन अल्फाज में तसल्ली दे मलिक साहब को। अब एक प्रपोज़ल आया है, मगर समझ नहीं आ रही। वो एमएनए वकार अब्बास का बेटा है। रुबाब बीजान की ज़िद और हालत के पेश नज़र वहाँ हाँ कर चुकी है। बीजान को तो हम नहीं बता सकते कि क्या हालात है, क्योंकि उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो कोई टेंशन ले सके। वो लोग कल रुबाब को देखने आ रहे थे। मैं चाह रहा हूँ कि तुम इस लड़के के बारे में पूछताछ कर लो। मलिक साहब के बात पर इर्तिज़ा के असाम थन गए थे, क्योंकि एमएनए के लड़के के बारे में वो खूबी जानता था। जी बेहतर। इर्तिज़ा ने मलिक साहब को मज़ीद परेशानी से बचाने की खातिर कहा था, मगर उसका दिमाग कुछ प्लान बुन रहा था। रुबाब बीजान के पास थी। इर्तिज़ा भी जला भुना हॉस्पिटल पहुंचा ताकि रुबाब बीजान बीबी के मिजाज दुरुस्त कर सके। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होता, रुबाब किसी काम से बाहर निकलती नजर आई तो उसको जा लिया था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इर्तिज़ा ने सलाम दुआ किए बगैर कड़े तेवरों से इस्तफसार किया था। क्या सुन रहे हैं आप? और वैसे भी ये पता आपको होना चाहिए ना कि आप क्या सुन रहे हैं, क्योंकि आपके कान हैं। मुझे भला कैसे पता होगा? रुबाब की तरफ से तसल्ली भरा जवाब मौसूल हुआ था। कभी संजीदा भी हो जाया करो, ज़िंदगी मजाक नहीं है। इर्तिज़ा ने झुंझलाया था। मेरी संजीदगी आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। रुबाब इतराई थी। इतनी तुम मिस वर्ल्ड ना बनो। इर्तिज़ा ने घूरा था। तो मैं तो हूँ, वो तो मैं हूँ, बनने की भला मुझे क्या ज़रूरत है? रुबाब को उसके मिजाज की समझ नहीं आती थी। बिला वजह इतना गुस्सा क्यों हो रहा था? मेरे ख्याल में काम की बात की जाए। आपको गलत फहमियों को दूर करने का वक्त नहीं है मेरे पास अभी। इर्तिज़ा ने तंज किया था, जिस पर रुबाब बिफरी थी। आप? रुबाब चिल्लाई थी। सुबह मन्ने के बेटे के लिए तुम्हारे उसके घर वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, तो उस लड़के के किरदार और चाल चलन का भी तुम्हें बखूबी इल्म होगा। तो इस हाँ की वजह पूछ सकता हूँ? इर्तिज़ा ने दांत पीसते हुए पूछा था। पहली बात, ये मेरा पर्सनल मैटर है। दूसरी बात, मैं आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ। और आखिरी और तीसरी बात, मैं आपको बताऊँ क्यों? रुबाब ने भी दुबदू कहा था। इर्तिज़ा ने उसको घूरा था। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ रुबाब, मुझे जवाब चाहिए। इर्तिज़ा ने ऊंची आवाज़ में कहा था। रुबाब को भी गुस्सा आया था। तो सुन ले, मुझे फैसला हर हाल में लेना है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, कैसा है। मुझे बस अपनी बीजान की जान अजीज़ है। रुबाब की आवाज़ रुंध गई थी। इर्तिज़ा को भी बेख्तियार उस पर तरस आया था। कहाँ वो ज़िंदगी से भरपूर लड़की और अब कैसे खुद की ज़िंदगी को दांव पे लगा रही थी। देखो रुबाब, मैं समझ सकता हूँ, मगर ये कोई हल तो ना हुआ। हम बीजान को कुछ वक्त के लिए बहला सकते हैं, वो अच्छा लड़का नहीं है। इर्तिज़ा ने उसे समझाने की खातिर अपना लहजा बनाया था। उस पल उसका दिल अजीब सा एहसास लिए उस लड़के के सामने खड़ा था। रुबाब का कामनी सी लड़की जो शिकस्ता से अंदाज में उसके सामने खड़ी थी। कोई हल नहीं है। अब बात खुली है तो पूरी सुन ले। अब तक कई प्रपोजल आ चुके हैं, सबके सामने मैं सच सवर कर गई हूँ, मगर मुझे रद्द किया गया क्योंकि मेरे बाबा ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो इन समेत हम सबका ना करदा जुर्म बना दिया गया था। तो मेरे ख्याल में हम और एमएनए के बिगड़े हुए लड़के का जो जोड़ बिल्कुल ठीक है लोगों की नज़र में। रुबाब ने नम लहजे में कहा था, और उसकी आवाज़ में एक तकलीफ़ थी जो इर्तिज़ा को महसूस हो रही थी। तो इसलिए बेहतर है कि आपको, अगर मेरे बाबा ने इस मामले में आने का बोला तो मत आए।
जो जैसा चल रहा है चलने दें, मेहरबानी होगी आपकी, खुदा हाफिज़। रुबाब कहती इर्तिज़ा के पास से गुजर गई थी। इर्तिज़ा को एक अजीब सा एहसास बेचैन कर गया था। वो रंजीदा सा वहीं खड़ा रह गया था। अगर मैं आज तुमसे कुछ मांगूं तो मुझे दोगे? मेरी अपनी माँ की जगह रखकर मुझे मेरी बात सुनना। इर्तिज़ा उस आवाज़ के ताक़ुब में पीछे मुड़ा तो सहरिश बेगम का चेहरा नजर आया था। वो अच्छी तरह से इर्तिज़ा के चेहरे और लहजे का उतार चढ़ाव सुन सक रही थी और समझ भी। जी, जो मेरे इख्तियार में होगा मैं करूँगा। इर्तिज़ा ने एक नज़र सहरिश बेगम को देखकर कहा था, जो ऐसे लग रहा था कि किसी फैसले पर पहुँच चुकी थी। रुबाब को अपना लो, सहरिश ने कहा था, मगर इस अल्फाज ने इर्तिज़ा पर बम फोड़ा था। वो बेयकीनी से सहरिश बेगम को देख रहा था, जो आंखों में नरमी लिए इर्तिज़ा को देख रही थी। अरबाज वापस जा चुका था। अनाप भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी, मगर वो अभी ऑफिस नहीं जा रही थी। उधर आरिफ कुछ बीजान की वजह से टेंशन में था, कुछ अनाप से उस दिन वाली मुँहमारी की वजह से वो झुंझलाया हुआ था, जिसकी वजह से आजकल वो इंतहाई गुस्से में रहता था और उसके गुस्से का शिकार सारा ऑफिस हो रहा था। दीबा सारी रिपोर्ट अनाप को ऑफिस से वापसी पर देती थी कि आज किस किस की गिदरगट बनी बॉस के हाथों। अभी भी अनाप टीवी के आगे बैठी हुई थी, मगर जहन कहीं और ही था। जब उसका मोबाइल बज उठा था, उसने देखे बगैर फ़ोन को कान को लगाया था तो आवाज़ पर उछल पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप एक अदद नौकरी कर रही हैं। पिछला पूरा माह आप छुट्टियों में गुजार चुकी हैं। अगर आपको जहमत ना हो तो अपनी मसरूफ़ रूटीन से वक्त निकाल कर ऑफिस तशरीफ़ ले आएँ। आरिफ ने भिगो कर लफ्ज़ों के तीर उछाले थे। अनाम महज बेचुताब खा के रह गई थी। अब जवाब भी देंगी मोहतरमा कि नहीं? बाकियों के साथ तो बहुत खुशगवार मिजाज होते हैं आपके। एक और तंज आया था आरिफ की तरफ से। आप मौका देंगे तो मैं बोलूँगी ना, अनाम मनाई थी। दूसरी तरफ से आरिफ अशश कर उठा था उसके जवाब पे। जी, अब मैं मुंतज़िर हूँ आपके जवाब का, बोले। एक पल की खामोशी के बाद आरिफ बोला था, पहली बात तो ये कि एक माह नहीं बल्कि सिर्फ 1.5 हफ्ता है और मुझे अपने फ़राइज़ भूले नहीं अच्छे से याद है। मैं जल्द ही ऑफिस आऊँगी। अनाब ने दबी दबी आवाज़ में जवाब दिया था। चलें, ये तो आपका एहसान हुआ जो आपको याद है, आरिफ ने कहा था। आजकल वो खुद भी अपने मिजाज के बदलते रंगों को समझने से कासिर था। इसमें इतनी बुरी तरह बात करने की क्या ज़रूरत है भला? आपको ऑफिस है, अगर दिल करे तो निकाल दें आप। और वैसे भी उस दिन खुद भी बुके डस्टबिन में फेंक गए थे और कार्ड भी फाड़ कर गए थे। अनाब ने हौसला करके बिला आखिर बोल ही दिया था। बुरी तरह बात, वो भी मैं? हरगिज़ नहीं मोहतरमा, शायद आपको अपना रवैया भूल गया है, तभी मुझे कह रही हैं। मैं अपनी आंखों से अपने भीजे के फूलों का हाल मुलाहिजा कर चुका हूँ, कैसे वो फेंके गए थे। अब इतना तो मेरा भी बनता था ना। आरे बात सारे हिसाब किताब के में था। मेरी बात का तो आपने यकीन करना ही नहीं है ना, अनाब ने झट से कहा था। तुमने यकीन दिलाना ही कब है भला? आरिफ ने उसी के लहजे में कहा था। आप खुद से ही बातें फर्ज कर लेते हैं और फिर उसको ही सच समझ के उसके आगे डटे रहते हैं। खैर, मैं कल से ऑफिस आ जाऊंगी तो आपको जो बिला वजह डांटने के लिए फ़ोन करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। कल से आप बराह रास्त डांट सकते हैं, अनाब ने उस दिन वाली ऑफिस में डांट का हवाला देते हुए कहा था। आरिफ को अनाब की बात बुरी तरह चुभी थी। अनाब, आरिफ ने उसको बेख्तियार टोका था। देखो अनाब, कल से ऑफिस आओ। घर में फारिग रह रहकर तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है। कल मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़। आरिफ ने कहते कटाक से फ़ोन बंद किया था। अपनी आवाज़ में सख्ती का अंदाज़ा हुआ तो होंठ भींच लिए थे और अपनी 2 उंगलियों से माथे को मसला था और गहरा सांस लेके खुद को नॉर्मल किया था। ये लड़की आरिफ के लिए अजीब मसाइल खड़े कर रही थी, मगर वो मसाइल उसकी ज़ाती थे। वो पिछले दिनों से बीजान और अनाब दोनों की वजह से अजीब ही ज़हनी कश्मकश में मुब्तला था। कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। एक बेचैनी उसके वजूद को अपनी लपेट में लिया हुआ था। हमदान और मनाहिल का यूनिवर्सिटी में आमना सामना न हुआ था और ना ही हमदान ऐसा चाह रहा था। इस बार मनाहिल ने उसकी मोहब्बत को गाली दी थी जो उसे किसी सूरत कबूल नहीं थी। हमदान ने उसको दिल से चाहा था, मगर मनाहिल की आंखों में बंधी शक की पट्टी ने सब कुछ धुंधला कर रख दिया था। अब भी वो माहम के साथ बैठा हुआ था। जैन शाह यूनिवर्सिटी नहीं आया था। अब वो माहम पर बरस रहा था। आखिर इस जैन शाह को पता कैसे चला कि मनाहिल उधर गई थी? हमदान ने गुस्सीले आवाज़ में कहा था। मुझे भले क्या पता होगा? माहम अमनाई थी और वो हमदान के गुस्से से डर गई थी। मिसेस सईद के कहने पर सिर्फ उस जैन को माफ़ किया है।
ورنہ اس کو وہ حال کرتا کہ وہ دیکھتا رہ جاتا۔ ہمدان کسی بھوکے شیر کی طرح گھرایا تھا۔ آخر تم مناہل جیسی لڑکی کے لیے کیوں اتنی پرائی لڑائی میں کود رہے ہو؟ ماہم چڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا مناہل جیسی لڑکی؟ ہاں، ہمدان نے اب کے ماہم کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ مطلب کیا؟ سیدھی سی بات ہے، وہ 2 کی مڈل کلاس مناہل ہی کیوں ہر وقت تمہارے حواسوں پر سوار رہنے لگی ہے؟ اب ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں؟ وہ 2 ماہم اب غصے سے بولی تھی، مگر ہمدان کے غصے نے اس کو بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا۔ خبردار، اگر تم مناہل کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری دوست ہو۔ اس میں ایسا کیا ہے کیا نہیں، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے اگر مناہل کے لیے کچھ برا سنا تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ ہمدان نے ماہم کو سختی سے جکڑا بازو چھوڑا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ ماہم ہکی بھکی اس کا یہ روپ دیکھ کر مناہل سے اور بدظن ہو گئی تھی۔ دیکھ لوں گی میں اس مناہل کو بھی، بڑی بنی پھرتی ہے نا۔ ہمدان، تم نے ملائن کو مجھ پر پھوکے دے کر اچھا نہیں کیا، ماہم بڑبڑائی تھی اور اس کی آنکھوں سے بدلے کی آنکھ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس بات سے پہلے تو سب چلا گئے تھے، مگر پھر سب خوشی خوشی تیاریوں میں جٹ گئے تھے۔ ارتضیٰ کی والدہ ملک ہاؤس رباب کا ہاتھ مانگنے جا پہنچی تھی تو بی جان بھی جی اٹھی تھی جیسے۔ اس ہفتے کو دونوں کا نکاح اور رخصتی طے ہوئی تھی۔ رباب کا تو مانو برا حال ہو گیا تھا، سب کو سمجھا کر کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، ایسا نہیں ہوتا، مگر سب اس کو پیار بھری ڈانٹ سنا کر خاموش کروا دیتے تھے، تو رباب نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ عارف کو ایک خبر سننے کو ملی تو جہاں اس کو خوشی ہوئی تھی وہاں اس کو بہن کی رخصتی میں شامل نہ ہونے کا غم بھی تھا، مگر ارتضیٰ جیسا انسان اس کی بہن کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا جس پہ وہ جتنا خوش ہوتا اتنا کم تھا۔ رباب، اس منحوس موبائل کو چھوڑ دو اپنے ہاتھ سے، ورنہ میں نے اس کو آگ لگا دوں گی۔ کیا گھسی رہتی ہو ہر وقت اس میں؟ شادی ہے تمہاری اور خود کا حال دیکھو ذرا۔ بی جان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، بلکہ وہ خود بس ضد تھی کہ ان کو گھر جانا ہے۔ اب پوتی کے سراہانے بیٹھی اس کو لتاڑ رہی تھی جو اپنی شادی کے لیے نکالے گئے زیورات پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ شادی کے دوسرے دن کے لیے جوڑا ہی دیکھ رہی ہوں جو آپ کے داماد لے کر دیں گے مجھے۔ ڈیزائنر جوڑا ہے پورے 10 لاکھ کا۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا شادی کا، کرے ذرا آپ شادی رول نمبر 22 سے، رباب نے جلے بھنے انداز سے کہا تھا۔ بابلی ہو گئی تم، اتنا مہنگا جڑا ہم نے کیا کرنا ہے بھلا؟ چند گھنٹے کی خاطر تو پہننا ہے۔ توبہ توبہ، یہ آج کل کی نسل کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ خبردار، اگر تم نے میرے بھولے بالے بچے سے ایسی الٹی سیدھی فرمائش بھی کی تو، پی جان نے فٹ سے رباب کو کہا تھا۔ کہہ تو یوں رہی ہیں جیسے آپ کا بھولا بھالا بچہ میرے لیے واقعی ہی خرید کر لا دے گا۔ فکر نہ کرے، وہ بھی ارتضیٰ حیدر ہے خیر سے، رباب نے ناگواری سے کہا تھا۔ اے لڑکی، اپنا لب و لہجہ درست کر لو ذرا، تم ہونے والا مزاجی خدا ہے تمہارا۔ بی جان نے رباب کو ڈپٹا تھا۔ بی جان، کہاں گئی آپ کی وہ باتیں کہ میری شہزادی کے لیے شہزادہ آئے گا؟ کہاں ہے شہزادہ بھلا؟ وہ صرف باتیں تھی کیا آپ کی؟ رباب اب روحان سی ہوئی تھی اور بی جان مسکرا اٹھی تھی۔ میری جان، تو وہ شہزادہ ہی ہے، شہزادوں کی سی آن بان ہے ارتضیٰ کی، تابعدار، فرمانبردار اور عزت کرنے والا بچہ ہے، ہر وصف موجود ہے اس میں۔ خدا نے ارتضیٰ کے روپ میں شہزادہ ہی بھیجا ہے میری شہزادی کے لیے۔ بی جان نے رباب کا چہرہ ایک ہاتھ سے بلند کر کے اس کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آنکھوں میں نمی تھی دونوں کے۔ گھر کے دہلیز پار کرنا آسان تو نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپنے جگر گوشہ پال کر کسی اور کے حوالے کرنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ رباب کو ماحول کی سنجیدگی کا احساس ہوا تو وہ بولی تھی، ہاں، اور جب بولتے ہیں تو منہ سے شہد کی جگہ زہر ٹپکتا ہے۔ جلاد اور ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں آپ کے شہزادہ صاحب، 20 لگتے ہیں پورے۔ رباب نے کہا تھا۔ السلام علیکم بی جان۔ ارتضیٰ کی روبدار آواز رباب کے کانوں میں پڑی تھی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی غلط موقع پر بولنے پر رباب نے خود کو 1000 بار لتاڑا تھا۔ ارتضیٰ صاحب اندر آتے ہی یقیناً اپنی ہونے والی زوجہ کی گفتگو سے مستفید ہو چکے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ آؤ، ابھی تمہاری ہی باتیں ہو رہی تھیں، بی جان نے ارتضیٰ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جی بی جان، میں سن چکا ہوں، ارتضیٰ نے کہا تھا تو رباب جو ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو بھی بے دھیانی سے باندھا گیا تھا، بے اختیار اپنے گھٹنوں پہ سر دے کے منہ چھپا گئی تھی۔ تبھی بی جان کے پاس پڑا فون بجا تو وہ ادھر متوجہ ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ ہاتھ میں پکڑے شاپنگز رکھتے ہوئے جھکا تو بولا تھا، اگر منہ کھولنے سے پہلے سوچ لیا جائے رول نمبر 22 تو یوں منہ چھپانا نہ پڑے۔ ارتضیٰ کا کندھا رباب کے کندھے سے مس ہوا تھا اور آواز رباب کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ لرز اٹھی تھی، مگر سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ انسان شادی کے بعد بھی مجھے رول نمبر 22 ہی کہے گا کہ مخاطب کرے گا کیا؟
रुबाब ने बेख्तियार सोचा था, फिर खुद को लौटारा था उस सोच पे। तभी किचन से निकलती हमीदा और बिल्किस बेगम की नज़र इर्तिज़ा पर पड़ी थी तो बिल्किस बेगम मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आई थी। इर्तिज़ा ने सलाम किया था। अरे बैठो बेटा, खड़ी क्यों हो? बिल्किस बेगम ने कहा था, साथ ही खूनख्वार नज़रों से रुबाब को घूरा था, जिसको मैं वमान नवाजी के अलिफ बे भी नहीं पता थी। खुद रिलैक्स ही घुटनों में सर दिए बैठी थी और वो सर पे खड़ा था। जी आंटी, इर्तिज़ा ने कहा था और साथ ही सामने बैठ गया था। अरे हमारी रुबाब को शर्म आ रही है अपने होने वाले मियाँ से, देखो तो सही ज़रा कैसे मुंह छुपा के बैठी है। और इर्तिज़ा बाऊ, आप मुलाकात के बहाने आए हैं क्या? हमीदा ने हंसते हुए दोनों से कहा था। इर्तिज़ा अपनी जगह खज्जल हो गया था तो रुबाब ने उस शर्म वाले इल्ज़ाम पर बेख्तियार सर उठाया था। हमीदा भी, मुझे क्यों शर्म आने लगी भला? मैं क्यों शर्माने लगी? रुबाब ने तड़क के कहा था और साथ ही नज़र इर्तिज़ा पे पड़ी थी, जो रुबाब के चेहरे पे आने वाली सुर्खी मुलाहिजा कर रहा था। क्यों, तुम बेशरम हो क्या? हमारे ज़माने में तो लड़की अपने सासू सर से शर्मा के धोरी हो जाती थी, और एक इसको देख लो कैसे दीदे फाड़ फाड़ के अपने होने वाले मियाँ को देख रही है। नज़र लगानी है क्या? बीजा ने भी लुकमा दिया था। सब हंस दिए थे सिवाय रुबाब और इर्तिज़ा के। रुबाब गुस्से से वॉकआउट कर गई थी। दरअसल आंटी, मुझे अंकल से कुछ काम था तो इसलिए आया हूँ, तो मामा ने आते वक्त ये कुछ चीज़ें भेज दी। इर्तिज़ा ने अपने आने की वजह बताई थी। अरे जब मर्जी आओ बेटा, हम तो यूँ ही मजाक कर रहे थे, तुम्हारा अपना घर है। बिल्किस बेगम ने इर्तिज़ा की वजाहत पर कहा था तो इर्तिज़ा होले से हंस दिया था। एक्सक्यूज मी। अनाब आज पूरे 2 हफ्तों के बाद ऑफिस आ गई थी। यहाँ ज़िंदगी रवा दवा थी, हर कोई मसरूफ़ था। कोई कंप्यूटर पर कटर पटर कर रहा था तो कोई फाइल उठाए भाग रहा था, कोई फ़ोन पर किसी को डांटता हुआ हिदायत जारी कर रहा था। गर्ज ये कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ था। अनाब एक नज़र तो सब देख के चकरा गई थी जैसे पहली बार ऑफिस आई थी, मगर फिर पीछे से आती दीबा ने उसको कहनी मार के हाजिर किया था और उसको लिए अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई थी। अभी वो लोग कैबिन में आकर काम देख रही थी, जब दरवाज़ा खुला तो ज़रियान हंसता मुस्कुराता फूलों का गुलदस्ता लेके आन पहुंचा था। खुश आमदीद, मरहबा प्रिंसेस, ज़रियान ने आगे झुकते हुए खुशगवार लहजे में कहा था। दीबा समेत अनाब मुस्कुरा उठी थी। शुक्रिया ज़रियान, बस करो, अब क्या पूरी दुकान खोलोगे मेरे लिए फूलों की? अनाब ने शर्मिंदा होते हुए कहा था। उफ, तुम्हारे लिए तो फूलों की दुकान भी हाजिर है जनाब, ज़रियान ने अनाब को देखते हुए कहा था। हाँ, बाय द वे, फूल बहुत खूबसूरत हैं, अनाब ने फूलों पर हाथ फेरते हुए कहा था। ये मंजर कैबिन के उस पार किसी ने ये मंजर देखा तो शदीद नागवार गुजरा था। अगले ही पल वो दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर आया था। सब ने आने वाले के जाहिराना अंदाज को देखा था। ये ऑफिस है, मतलब कि काम की जगह। यहाँ गपशप सिर्फ लंच ब्रेक में ही की जा सकती है मेरे ख्याल से, मगर यहाँ तो सरेआम बेतकल्लुफ़ी के मुजाहरे हो रहे हैं, आरिफ ने तुर्श लहजे में कहा था और सर नज़र झुका के खड़ी अनाब पर गाड़ दी थी। उसके हाथ में पकड़े फूल ही आरिफ को गुस्सा दिलाने की वजह बने थे। सरेआन, आपको ऑफिस ज्वाइन किया कितना अर्सा हुआ है? तो अपना काम तवज्जो काम पर रखें, आपके लिए बेहतर होगा। और दीबा, आपके पास आधा घंटा है, मुझे अलहमरा की फ़ाइल पहुंच जाए। मिस अनाब, आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाएं। आरिफ ने तीनों को बारी बारी हुक्मनामा जारी किया था और जैसे आंधी तूफान बना आया था वैसे ही निकल गया था। गुस्से से ऑफिस का दरवाज़ा खोल के दाखिल हुआ। टाई की नॉट ढीली की और पास पड़ा पानी का ग्लास मुंह को लगाया था। हाथ मार के ग्लोब को साइड पर रखा था और पास पड़ा लैपटॉप बैग से निकाल कर सामने पटकने के अंदाज में रखा था और कुर्सी पर बैठ के उसको ऑन करने लगा था। चेहरे पर इस वक्त तनाव था, लम्ब भींचे हुए थे और एक सेकंड के लिए घड़ी पर वक्त देखा था। या वहशत, वो बुड़बुड़ाया था। तभी दरवाज़ा धकेल कर अनाब अंदर दाखिल हुई थी। दाखिल होने के लिए इजाज़त लेने के लिए मुंह खोल रही थी जब आरिफ ने शदीद गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा था, व्हाट द हेल, और सख्ती से अनाब को घूरा था और बोला था कि इजाज़त तलब करती हुई। अनाब के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। कम इस अनाब जमशेद, आरिफ की आवाज़ सुनकर अनाब मुंह बंद करती अंदर दाखिल हुई थी। पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया मिस अनाब जमशेद, आपने हमें इस काबिल जाना और यहाँ तशरीफ़ लाएं। अब रिश्तेदारियाँ निभाने से पहले वक्त निकाल कर कुछ ऑफिस के लिए काम पर भी लगा दें। आरिफ ने लफ्ज़ चुबा कर अदा किए थे। आवाज़ बुलंद थी। उधर आरिफ की आवाज़ बुलंद हुई और अनाब ने सर उठाकर आरिफ का गुस्सीला रूप देखा तो उसकी आंखों में नन्हे कतरे चमक उठे थे। आरिफ ने भी अनाब को देखा और अपनी आवाज़ और रवैये पर बेसाख्ता खुद को कोस डाला था। गिलास में पानी डालकर अनाब की तरफ बढ़ाया था और ख़ुद को पुरसुकून करने को लंबी सांस ली थी। अनाब ने ग्लास को छुआ तक नहीं था, सर झुका हुआ था जब आरिफ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी।
پانی پیو اناب، عارف نے کہا تو اناب نے ڈرتے ہوئے بنا ایک پل کی تاخیر کے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا تھا۔ عارف اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کتنا ڈر گئی تھی وہ اس سے پہلے کہ وہ ایک گھونٹ میں سارا پانی پی لیتی۔ عارف نے ہاتھ بڑھا کر اناب سے گلاس جھپٹا تھا جس پر اس کے گرفت مضبوط تھی، جس کا مطلب تھا کہ اناب کو پانی کی طلب نہیں تھی، صرف عارف کے ڈر کی وجہ سے پی رہی تھی۔ عارف نے اس کو کبھی خود سے ڈرانا نہ چاہا تھا۔ اس کے ڈر پہ اب عارف نے زیر لب خود کو گالی سے نوازا تھا اور ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اناب کی طرف بڑھایا تھے۔ ریلیکس اناب، میری طرف دیکھو، میں ایک انسان ہی ہوں، تمہاری طرح کا، کوئی خون خوار نہیں ہوں جو تم یوں ڈر رہی ہو مجھ سے، پلیز ریلیکس۔ عارف کا لہجہ اب شہد جیسا میٹھا اور نرم تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ؟ اگر تم چاہو تو کچھ دیر اور ریسٹ کر سکتی ہو، عارف نے خود پر کنٹرول کرتے اناب کا دھیان بٹانے کو بولا تھا جو تڑپ کے اس کی بات کے جواب میں بولی تھی، تاکہ پھر آپ فون کر کے مجھے میری کوتاہی کا احساس دلائیں اور طنز کے تیر اچھالیں۔ آپ خواہ مجھ پہ غصہ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ پھر پوچھتے ہیں کہ ڈرتی کیوں ہوں، میں کون سا خون خوار ہوں؟ تو پھر اور کیا ہیں آپ؟ اناب اس کے نرم پردے پر گویا ہوئی تھی۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ میں خون خوار ہوں؟ عارف نے پوچھا تھا۔ یہ تو نہیں کہا میں نے، بس آپ کو غصہ کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، اناب نے کہا تھا۔ ہاں تو تم مجھے غصہ کرنے کا موقع کیوں دیتی ہو؟ پہلے وہ پھولوں والی بات اور اوپر سے میرے تحفے کی بے وقتی۔ زیان کے پھول تو بہت پسند آتے ہیں۔ عارف کو پھر غصہ آ گیا تھا۔ اناب کو غصہ آیا، ہاں کیونکہ اس کے فلاورز میں چوائس بہترین ہے۔ اناب کو بھی غصہ آیا تو منہ میں جو آیا بول دیا۔ زندگی میں پیار توجہ اس کے پچھلے 5-6 ماہ میں نصیب ہوئی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ دیبا جیسی دوست بھی ایک تحفہ تھی اور ہر وقت اناب ٹیوننگ میں لگی رہتی تھی، اس لیے وہ اب سے پہلے پر اعتماد ہو گئی تھی۔ کچھ ارباز نے اس کی برین واشنگ میں سارا وقت گزارا تھا۔ اوہ خدایا، تم مجھے کہہ رہی ہو کہ پھولوں میں میرا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے وہ سب سے مہنگے پھول تھے دبئی کے؟ عارف کو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ اناب کی بات پر وہ چیخا تھا جو اس کے کئی ہزار درہم کے پھولوں کو رد کر رہی تھی۔ جس دن آپ چیزوں یا تحفوں کو دولت کے ترازو میں تولنا چھوڑیں گے تو یقین جانیں خود آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کون سی چیز دوسروں کو خوشی دے رہی۔ اناب نے چڑھ کر کہا تھا۔ مس اناب جمشید، میں جب بھی کسی کو کچھ دیتا ہوں تو بیش قیمت اور انوکھی چیز ہی دیتا ہوں، مگر یہ بات آپ کے اس سوچ سے بالا تر ہے۔ عارف نے اس سرپھر کو دیکھ کر کہا تھا۔ اناب کو اس کی خود پسندی بھائی نہیں تھی۔ کبھی کبھی نا مجھے لگتا ہے آپ بھی ہمارے گاؤں والے ملکوں میں سے ہو۔ عارف نے ناک چڑھا کر دیکھا تھا۔ فار گاڈ سیک، اب تم اپنے ملک نامہ نہ شروع کر دینا۔ عارف کا موڈ اب خراب ہو چکا تھا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، آپ کا بہت شکریہ میرا موڈ خراب کرنے کا، عارف نے کہا تھا۔ اناب آزادی کا پروانہ ملتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی حماد اندر داخل ہوا تھا۔ حماد، سارے آفس کی صفائی کروا دو دوبارہ، مجھے اپنے آفس میں کوئی پھول نظر نہیں آئے، ورنہ میں خود اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکوں گا، عارف نے اناب کو سناتے ہوئے کہا تھا۔ دروازہ کھولتے اناب کا منہ آنکھ کی شیپ میں کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مس اناب، اب آپ کو کیوں سکتا ہو گیا ہے؟ گو بیک ٹو ورک، عارف نے اناب کی حالت ملاحظہ کرتے ہوئے کہا تو اناب جھٹ سے باہر نکلی تھی اور حماد اب باس کے اس عجیب و غریب آرڈر پہ حوانک سا کھڑا تھا۔ حماد، ویئر از لارا؟ عارف نے لیپ ٹاپ پر تیزی سے ای میل کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج لارا آفس نہیں آئی تھی سر، لارا کو آج صبح ایمرجنسی میں سڈنی واپس جانا تھا، اس کی مدر ہاسپٹلائز ہے، اب وہ 1 ویک تک تو واپس نہیں آئے گی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا، تب تک ہم کسی کو عارضی طور پر ہائر کر لیتے ہیں، حماد نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، عارف نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ حماد واپس جانے کو برا تھا، تبھی عارف کے ذہن میں بجلی کی تیزی سے ایک خیال کوندا تھا۔ ویٹ حماد، لارا کو 1 منتھ کی چھٹی دے دیں، ان کو بولے کہ وہ کسی قسم کی فکر نہ کریں، ان کو سیلری ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے، اور اس پوسٹ پر ہمارے ساتھ تب تک مس اناب کام کریں گی۔ عارف نے منٹوں میں فیصلہ کیا تھا۔ واٹ سر، مگر وہ کیسے؟ حماد الجھا تھا۔ وہ کام اور اناب دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں۔ اٹس فائنل، گو ناؤ اینڈ انفارم مس اناب، عارف نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس فیصلے کے بعد وہ مطمئن سا محسوس کر گیا تھا۔ اس کے بعد وہ مطمئن سا محسوس کر رہا تھا۔ ابھی عارف کو آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا جب میسج ٹون بجی تھی اس کے موبائل کی۔ اس نے
मोबाइल उठाकर मैसेज चेक किया था। रोल नंबर 22 हूँ मैं, बात करनी है आपसे। रुबाब का मैसेज आया था। ना भी बताती तो मुझे पता लग जाना था। इर्तिज़ा मुंह में बुड़बुड़ाया था। फरमाएं। इर्तिज़ा के एक लफ्ज़ी जवाब पर रुबाब सुलग के रह गई थी। आप ज़रा ये मलिक हाउस के चक्कर कम कर दे प्लीज़ आजकल, मेहरबानी होगी। मैं रुबाब सीधी बात पे आई थी। आज वाला मजाक वो आने वाले दिनों में नहीं चाहती थी, तो बिना सोचे समझे मैसेज कर दिया जज्बात में आके। अच्छा, मैं वहाँ हरगिज़ आपके दर्शन करने नहीं आया था। इर्तिज़ा ने वहाँ अपना गुस्सा दबाते हुए मोबाइल पर उंगलियां ज़ोर ज़ोर से मारते हुए लिखा था। मुझे ऐसी कोई आरज़ू भी नहीं है। रुबाब ने घूरते हुए मैसेज पढ़ के जवाब लिखा था। रखिएगा भी मत, क्योंकि पूरी नहीं होने वाली। इर्तिज़ा ने इनका जवाब पत्थर से दिया था। आप समझते क्या हैं खुद को? आखिर इस शादी के पीछे क्या मकसद है? रुबाब का CID दिमाग एक्टिव हो चुका था। ना तो तुम बिल गेट्स हो और ना ही मैं तुम्हारी दौलत हड़पना चाहता हूँ, ना कोई इतनी ज़हीन फ़तीन जिसके लिए रिसर्चेस चुराना चाहता हूँ। एक खासी लंबी ज़ुबान है आपके पास जिसकी मुझे तलब हरगिज़ नहीं है, तो अपना दिमाग इन मकासद वाली घटिया पहेली में मत उलझाएं। इर्तिज़ा ने उसके अक्ल पर मातम किया था। हाँ जी, वो क्यों चाहिए होगी आपको भला? आपके पास खुद की मौजूद है। रुबाब भी फिर रुबाब थी। इर्तिज़ा को उसके अल्फाज ही वापस लौट आए थे। रोल नंबर 22। इर्तिज़ा मैसेज पढ़कर ज़ोर से चिल्लाया तो जवाब में भी यही टाइप करके सेंड कर दिया। रुबाब उसके तासुरात का सोचकर महसूस हुई थी। उसको चिढ़ाना उसका असल मकसद था, जो अब पूरा हो चुका था। अब वो मोबाइल रख कर सोने की तैयारियों में लग गई थी। तब 2 मिनट बाद उसके मैसेज टोन बजी थी। मकासद पूछे थे ना आपने मिस रुबाब मुश्तबा मलिक, तो थोड़ा सब्र कर लीजिए। ठीक 2 दिन बाद जब मेरे नाम की होकर मेरे ही पहलू में सच सवर के बैठी होगी ना, तो इस तन्हाई में सब मकासद बताऊँगा और समझा दूँगा। मिसेस टू बी, जस्ट वेट एंड वॉच। इर्तिज़ा का मैसेज रुबाब के छक्के छुड़ा गया था। अब रुबाब इर्तिज़ा को छेड़कर बुरा फंसी थी। जवाब देने की बजाय मोबाइल ही बंद करके साइड पे रख दिया था। दूसरी तरफ से अब जवाब की बजाय इर्तिज़ा को 100% खामोशी का यकीन था। हुआ भी यूं ही, तो वो भी मुतमईन सा सोने की तैयारी करने लगा था।